नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल वीडियो जारी नहीं हो सका क्योंकि काम का इस तरह से व्यस्तता रहती है और भी जब संगठन की गतिविधि क्षेत्र में ज़मीन पर उतर करके और आप लोगों के बीच में आने के लिए जब ये गतिविधि जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इस तरह की अनियमितता और बढ़ती जाएगी। वैसे भी जब भी कोई महत्वपूर्ण विषय हो, मुद्दा हो और कोई उस पर कोई स्पष्टीकरण या व्याख्या देने की आवश्यकता हो तो वो वीडियो उस संबंध में जारी होते रहेंगे। तो इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का क्रम जो है वो चलता रहेगा। तो इसके लिए तो इसके संबंध में कोई भी अन्यथा इसका मतलब या अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है। तो अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। वो जो है काफ़ी हमारे भारतीय भाई बहनों से जो प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं वो इसके प्रति संवेदनशील होते जा रहे हैं कि जो है ताकत वो अवाम में है और आप लोगों में है, संप्रभुता आप लोगों में है, सर्वशक्तिमान आप हैं, ये यथार्थ है। लेकिन वो सर्वशक्तिमान होते हुए जिस तरह की साजिश ये यानी राजनीतिक दल या भारतीय समाज विरोधी और भारत विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में हैं, आपको बांट करके इस आप जो लेकिन आप सर्वशक्तिमान हैं और संप्रभुता की शक्ति आप में है, सबसे ताकतवर हैं इस मुल्क में संविधान के अनुसार भी वैसे भी। लेकिन वो ये सारी चीज़ें तब संभव है जब कि आप एक होंगे। व्यक्तिगत रूप से वो ताकत नहीं आती है। तो संप्रभुता जो है या संप्रभु शक्ति जो है वो एकता पर ही जो है संभव है। तो ये जो ताकतें हैं तो आपको कमजोर बांट कर कमजोर से कमजोर की हुई हैं और उनके बांटने का जो हथियार है वही है जातिवाद, संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता, भाषावाद और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद। इसके बाद वो और भी जहरवाद हैं, समूहवाद है, क्षेत्रवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद भी है। तो ये सारे जो खतरनाक हथियार हैं उससे आपको वो बांट कर कमजोर से कमजोर किए हुए हैं। भारतीय और ताकत दल बराबर ये प्रयास कर रहा है कि नहीं भाई
आप सभी लोग एक हैं और एक होइए। भारतीयता के आधार पर भावनात्मक रूप से भी एक होइए और वैसे भी जो है वो आचार व्यवहार आचरण बर्ताव में भी एक होइए। और उसके बाद जो है इन जो भारतीय समाज की विरोधी या आपकी विरोधी या भारत विरोधी ताकतें हैं जो राजनीतिक दलगोवेश में हैं, जिनकी पहचान हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही कर ली है काले अंग्रेजों के रूप में, उनका खात्मा करना है। खात्मा से मतलब ये नहीं है कि उनको किसी तो बंदूक तलवार से भौतिक रूप से या फिजिकली उनको 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 ख़त्म कर देना है। ख़त्म करना है जो है उनके प्रभाव को और उनके विचारों को, उनका जो दुष्प्रभाव है अपने भारतीय समाज पर और जो उनके विचारों को वो ख़त्म करना है। और इसी खतरनाक विचारों के कई कारण वो बहुत ताकतवर बने हैं आप सभी भारतीय भाई बहनों के समक्ष। तो वो जो खतरनाक उनका है जातिवाद का मंसूबा, सम्प्रदायवाद का मंसूबा जो भी पाल रखे हैं, उसको जो है वो उसका खात्मा कर देना है, उसको नष्ट में नाबूद कर देना है, उसका विनाश करना है। और उनको नहीं कुछ करना है, उनको छूना तक नहीं है, फिजिकली उनको कुछ नहीं करना, उनके विचारों को कुचलना है और उनके इरादों और मंसूबों को कुचलना है। तो यही बात भारतीय जनता दल ये बराबर ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें जो खबरें मिल रही हैं कि हमारे बिहार के भारतीय भाई बहन सबसे अधिक संवेदनशील हो रहे हैं और ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। जिस बिहार के अंदर जातिवाद का तांडव होता हो और वहाँ के हमारे भारतीय भाई बहनों में इस जातिवाद को ख़त्म करके भारतीयता के माहौल के लिए आगे आते हों, यह पूरे मुल्क के लिए मिसाल, प्रेरणादायक और एक बीकन जो एक आशा की पुंज, एक बीकन या लाइट हाउस का ये काम करेगा। जो हमारे भारतीय भाई बहन बिहार के हैं वो जातिवाद को समाप्त करके एक होने का जो है वो प्रमाण देंगे हमारे शेष भारतीय भाई बहनों। तो इस संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल उन बिहार के भारतीय भाई बहनों से एक विशेष विनम्र अनुरोध है कि इस मुहिम को इस अभियान को बहुत तेज करिए, क्योंकि यह बीमारी बहुत पुरानी है, यह बीमारी बहुत जड़ ले चुकी है, जड़ से इसको समाप्त करना है। लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि आप में वो सामर्थ्य है कि, और इसलिए कि जब संविधान ने कह दिया कि हम भारत के लोग हैं तो और चीज़ों का कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो विभाजनकारी शक्तियों ने आपको बताया है कि नहीं, आप जो आप भारत के लोग नहीं हैं, आप भारतीय नहीं हैं, आप ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, वो भूमिहार हैं, क्या क्या हैं, सिर्फ बांटने के लिए। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, सबको सम्मान देना सीखिए, सम्मान देने की शुरुआत करें सबको। किसी को चमार मत कहिए, किसी को हजन मत कहिए, मैंने वचन से और भी तरीक़ों से। हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को मियाँ मुसलमान इत्यादि और भी संबोधनों से जो असम्मानजनक हैं उनसे परहेज करिए, बिल्कुल त्यागिए उसको। एक अपनापन लाइए सबके साथ, उनको भी एहसास हो कि पूरा समाज जो है हमको सम्मान देना चाहता है, हमको अपनाना चाहता है। इस तरह का संदेश जाएगा तो भारतीयता के माहौल में आने में बहुत तेजी आएगी, इतना विश्वास रखिए। तो ये मैंने इसमें तेजी लाई है। क्यों? ये बीमारी बहुत पुरानी है और जड़ पकड़ चुकी है, तो जड़ से उसको समाप्त करना है। तो
और इस तरह के विचार विमर्श, इस तरह का डिस्कशन, इस तरह का जो है परिचर्चा पूरे मुल्क में होने की आवश्यकता है इसी की। लेकिन देखिए, टीवी चैनलों पर, मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से वो इसके ठीक विपरीत किस तरह की परिचर्चा और किस तरह की परिचर्चा का माहौल वो बनाए हुए हैं। सिर्फ कि जो परिचर्चा, जो माहौल, जो नैरेटिव इस देश के लिए आवश्यक है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह निरंतर इनका जो है एक दुष्प्रयास चल रहा है। तो हमारा तो अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से ही निवेदन है कि आप परिचर्चा इसी की चलाइए। ये देश विरोधी जो शक्तियां हैं, मीडिया वगैरह है, मीडिया राजनीतिक दल हैं, उनको चलाने दीजिए। ये उनका धंधा पेशा बन गया है, भारतीय समाज के खिलाफ उनका एक दुष्प्रयास करने का। लेकिन जब आप इस तरह की परिचर्चा चलाएंगे, एकता की, भाईचारा की, भारतीयता की, या तो थोड़ा बहुत नकल करने की इनकी एक परंपरा और आदत रही है कभी कभी, और या इससे प्रभावित होकर के वो भी सुधरने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसलिए प्राथमिकता और जिम्मेदारी आपकी है कि आप सिर्फ जो है आपसी भाईचारा का, भारतीय एकता का और भारतीयता आधारित सद्भाव का, भारतीयता आधारित इखलाक मोहब्बत का, इसके माहौल बनाने का कि हमेशा कोई परिचर्चा हो, चाहे कोई चौपाल हो, चाहे कोई गोष्ठी हो, चाहे कोई मीटिंग हो, पान की दुकान हो, चाय पीते समय, यानी जितनी चर्चा है सिर्फ इसी के करिए। ये जो देश विरोधी जो ताकतें हैं, मीडिया वगैरह जो अलग तरह का माहौल बनाने का निरंतर प्रयास कर रही हैं, उनको छोड़ दीजिए। उनकी जो दशा होगी वो होती रहेगी। कोई कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहती है, मैंने एक भारतीय भाई का कि इस तरह से वो प्रतिक्रिया थी, जो भारतीय जनता पार्टी अपने को राष्ट्रवादी कहती है, ये यूट्यूब वाले सर जो है जो प्रयास कर रहे हैं, तो उसको तो खुश होना चाहिए। वो आकर के इनसे बात करते, इनसे सहयोग मांगते, भाई इस तरह से भाईचारा ला करके देश को मजबूत करना, भारतीय समाज को मजबूत करना, और जो है नफरत जैसी खतरनाक चीज़ों को समाप्त करने के लिए वो सहयोग मांगती और सहयोग करती। लेकिन नहीं, ये स्पष्ट ये होता है कि उसने स्टिकर मुखौटा जरूर लगा है राष्ट्रवाद का, स्टिकर मुखौटा जरूर लगा है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का। ये उसका ढोंग है। और जानते हैं आप लोग, स्वयं जानते होंगे कि अच्छे जो जितने मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद हुआ, देशभक्ति हुई, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हुआ, और ये सब जो है किसी मुल्क के लिए, समाज के लिए बहुत मार्मिक, बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं और अवधारणाएं हैं। लेकिन जब ये ढोंग का मैंने जब ढोंग का रूप धारण कर दिया, उसका शिकार हो जाती हैं, तो उतना ही वो खतरनाक वो बन जाती है। कई बाबा लोग चोंगा पहन लेंगे, टीका वो लगा लेंगे, और वो ईश्वर के या खुदा के उनके दूत बन जाते हैं, या सच्चे अर्थों में उनके ठेकेदार बन जाते हैं, या उस तरह का होने का जो ढोंग करते हैं, तो कितने खतरनाक बन जाते हैं हमारे उस समाज के लिए। ठीक उसी तरह से राष्ट्रवाद जो है बहुत कीमती अवधारणा है इस देश के लिए, देशभक्ति भी बहुत कीमती अवधारणा है इस देश के लिए, और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भी, देशभक्ति भी, सब बहुत बेशकीमती, जिसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती है। तो इन शब्दों का, इसका स्टिकर पहन करके बीजेपी जो खेल रही है, वह इस देश के लिए बहुत ही घातक है। राष्ट्रवाद का नाम लेना और देश के दुश्मनों को पालना, जिन देश के दुश्मनों को इस देश की सुरक्षा के लिए
अपनी आवाम में जो है शांति सुकून और शांति के लिए जिनका भारत की पावन धरती से समूल समाप्ति जो है पूर्व शर्त या अनिवार्यता है, उसको बीजेपी के द्वारा जो है वो पाला जा रहा है। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की असलियत क्या है? इनके जो सिपह सालार हैं वो कोई एक मैंने यूट्यूब इस पर किसी सोशल मीडिया पर मैंने देखा था कि कोई बीजेपी वाला या कुछ इसी तरह से जो उनके फ्रिंज संगठन हैं, या तो हिंदू महासभा का होगा या विश्व हिंदू परिषद का होगा या हिंदू युवा वाहिनी या बजरंग दल का होगा, तो वो बॉलीवुड के कुछ फिल्मों का जिक्र कर रहा था कि इसी तरह की फिल्में हैं जो कि यानी वो हिंदू सनातन के जो अवधारणाएं हैं उस पर फिल्में बनी हैं, और उसके सारे के सारे जो अभिनेत्री या अभिनेता हैं या उसके किरदार हैं उस सब मुसलमान हैं, और उन्होंने इसका मजाक उड़ाया। इस संबंध में भारतीय जनता दल का बस यही कहना है कि बॉलीवुड कुछ अपवादों को छोड़ करके, कुछ अपवाद होंगे, मोटा मोटी जो है भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा शत्रु है। मैं फिर से कह दे रहा हूं कि बॉलीवुड कुछ अपवादों को छोड़ करके वो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस तरह का फुहड़पन, जिस तरह की नग्नता, जिस तरह की वल्गरिटी, जिस तरह की ऑब्सेनिटी वो हमारे आपके सर पर वो फेंक रहा है, निश्चित रूप से हम हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा शत्रु है। लेकिन सवाल यहीं पर रुकता नहीं है, ये बॉलीवुड किसके द्वारा पाला जा रहा है? मोदी सरकार में एक मंत्रालय है, उसका नाम है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, उसी के अधीन आता है। मोदी सरकार या बीजेपी जो है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दम भरती है, वो उसी के शासनाधीन ये बॉलीवुड वाले जो है सरेआम भारतीय संस्कृति की हत्या कर रहे हैं। वो नग्नता, फुहड़पन, वल्गैरिटी, ऑब्सेनिटी, न्यूडिटी के द्वारा। तो देखिए, अब इनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी यही असलियत है, और ये बॉलीवुड ही नहीं कर रहा है, कुछ और भी तबके हैं उसके, जैसे आपका विज्ञापन यानी एडवर्टीजमेंट की दुनिया, और तीसरा है आपका ये ग्लैमर की दुनिया, और टेलीविज़न चैनल वाले या मीडिया वाले कभी भी बॉलीवुड के द्वारा इस तरह से जबरन फेंके गए जो है इस तरह की नग्नता वगैरह पर कभी एक शब्द नहीं बोलते, क्योंकि वो भी उसी में शामिल है। और यदि किसी ने कह भी दिया, तो किसी ने आवाज़ उठा भी दी, तो इकट्ठे मिलकर के उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं, और कभी कभी पूछते हैं कि इतनी नग्नता क्यों? तो उसके लिए उन सबों ने एक कुतर्क बनाया हुआ है कि ये उनका प्रोफेशनल कंपल्सन है, यानी सड़क पर वो नंगा नाच कर रहे हैं, उसको टेलीविज़न वाले या टेलीविज़न के मीडिया वाले तर्क देते हैं कि ये उनका प्रोफेशनल कंपल्सन है। तो इस तरह से उनका दिमाग बिका हुआ है पैसों पर। तो ये यानी भारतीय संस्कृति की हत्या करने वाले ये जो है बीजेपी सरकार या मोदी सरकार, जो कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दम भरती है, उसके अंदर ये पाले जा रहे हैं। तो इनके राष्ट्रवाद की ये असलियत है कि ये बॉलीवुड की दुनिया
टेलीविज़न की दुनिया, ग्लैमर की दुनिया और विज्ञापन की दुनिया सरासर जो है यानी भारतीय संस्कृति की हत्या। और देखिए, भारतीय संस्कृति के मूल में क्या है? नारी का सम्मान। नारी के सम्मान के साथ ये कैसे पेश आते हैं, देख लीजिए। कोई भी विज्ञापन बगैर नारी को नंगा किए हुए जो इनका आता नहीं। इनके मन में जो बैठा हुआ है कि जब तक हम उसको नंगा नहीं करेंगे तब तक उनका माल बिकेगा नहीं। बताइए, ऐसे लोग और ऐसे लोग मानसिकता रखे हुए इस समाज के लिए कितने जहर है, कितने घातक है। और यही नहीं, वही लोग जो है संस्कार चैनल, श्रद्धा चैनल और कोई के चैनल में आकर के वही परिवार आकर के वो ताली भी वो बजाता है। ताली बजाने से बेहतर है क्योंकि उनका व्यापार होगा, उनके उद्योग होंगे। व्यापार उद्योग में जो जिस तरह के विज्ञापन आते हैं, हमारी भारतीय नारी के सम्मान का चित्रा करने वाले विज्ञापन आते हैं। कम से कम उन विज्ञापनों को तो बंद करा दें। यदि वो बंद करा देते हैं तो किसी श्रद्धा चैनल, किसी भी संस्कार चैनल में जाने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह की नारी सम्मान के प्रति जो इस्लाम आस्था के कुछ अभिशाप हैं, जो अपने को धर्मगुरु कहते हैं, मौलवी, मुल्ला या कुछ भी होंगे, जब भी ये 3 तलाक पर आया कितना वो बेनकाब हुए। 3 तलाक जो है भारत के अलावा और यानी बहुत कम मुस्लिम देशों में यह वैध है, लेकिन भारत में चालू रहे, कायम रहे, इसके लिए तमाम मौलवी जो है वो हम नहीं कहते हैं सभी, लेकिन काफ़ी इस तरह के जो कि इस्लाम विरोधी भी हैं और भारत विरोधी भी हैं, वो विरोध करने लगे। अरे यही वो असदुद्दीन ओवैसी वगैरह जो है, जो वो शाहबानू का केस आया जिसके लिए राजीव गांधी ने जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटवा दिया और जिसके संबंध में जो है वो आरिफ मोहम्मद खान को इस्तीफा देना पड़ा। वो कांग्रेस में रहते हुए ही उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया और मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया। एक जबान नहीं खुलती है असदुद्दीन ओवैसी की। कोई तो आकर के ये तर्क देते हैं कि तलाक का अधिकार सिर्फ पुरुषों को होने चाहिए इसलिए कि महिलाओं में सोचने समझने की शक्ति कम होती है, इस तरह की बात। तो ऐसे लोग जो है वो समाज को क्या दे सकते हैं, इनसे निजात पाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो और लोग भी होंगे। तो नारी का सम्मान की बात, चाहे वो 3 तलाक का मुद्दा हो, चाहे और कोई मुद्दा हो, और ये जो विज्ञापन, बॉलीवुड और टेलीविज़न, ग्लैमर, इसमें जो नारी सम्मान को तार करने वाले ये सब जो है तबके हैं, ये सब तबके हैं भारतीय समाज के, ये सब के सब पाले जा रहे हैं मोदी सरकार के, जो कि राष्ट्रवाद का दम भरती है, उसके तत्वाधान में, या यूं भी कह सकते हैं, या उसके संरक्षण में। तो जैसा बताया गया कि इनका जो भी इनका राष्ट्रवाद है या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है या देशभक्ति है, सब ढोंग है। और वो ढोंग जो है, उस ढोंग की कीमत हमारा ये देश चुका रहा है। तो यही कष्ट है उससे। तो वो भला ढोंगी कैसे आएंगे भारतीय जनता दल के इस प्रयास से, जो भारतीय जनता दल का प्रयास जो है पूरे देश में एकता लाना चाहता है, सद्भाव लाना चाहता है, भाईचारा लाना चाहता है, आपस में इखलाक मोहब्बत लाना चाहता है। तो कैसे ये बीजेपी के लोग इसके साथ आएंगे, जब देख रहे हैं
उनके राष्ट्रवाद की असलियत जो है सामने आ रही है, उनके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भी असलियत सामने आ रही है, तो वो कैसे सामने आएंगे? हाँ, धमकी जरूर वो दे सकते हैं। और सुनने में आया है कि कोई कह रहा था कि बीजेपी के अंदर बात उतरे कि वो मेरा ने वो इसे भारतीय जनता दल का पंजीकरण ही वो खत्म करा देंगे। पंजीकरण खत्म करने की शक्ति बीजेपी में नहीं है। या तो चुनाव आयोग वो रिकमेंड कर सकता है, या न्यायालय। तो न्यायालय को भी न्याय देखना होगा, और आदरणीय चुनाव आयोग को भी न्याय देखना होगा। और जब आवाम चाहेगी तो ऐसे भी वो स्थितियां आई हैं कि वो पार्टी जो है चुनाव पहले जीती है और उसका पंजीकरण बाद में हुआ है। तो आवाम की ताकत का जरा एहसास करें सब लोग, और सारी संस्थाएं, चाहे चुनाव आयोग, चाहे आपका न्यायपालिका। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो यदि वो पंजीकरण खत्म कराना, क्या कराना है, तो बिल में क्यों छुपे हैं? सामने आए ना, सामने आकर के नैतिक रूप से सामना करने का तो उनमें बल है नहीं, नैतिक साहस नहीं है। छुप करके कभी धमकी, कभी ये, कभी वो, और कभी कुतर्क, और तो छुप करके। इस वजह में मोदी बोले थे ना, एक बार कोई मुहावरा बोले थे सर, कोई शायर कोई शेर बोले थे, हाँ कोई शेर बोले थे कि साहब चिलमन के पीछे चिलमन के पीछे बैठे हैं, या चिलमन के पीछे सज के बैठे हैं, सामने आते भी नहीं और वो छुपते भी नहीं। तो ये मोदी महोदय साथ किसी और के लिए, वो कांग्रेस वालों के लिए कहे होंगे, आज वही चीज़ लागू होती है बीजेपी और भी पार्टियों के लिए, कि ये लोग जो है चिलमन के पीछे जो है हैं, न तो सामने आ रहे हैं, न तो ठीक से छुप रहे हैं। ये हालत है इनकी। तो खैर, इनके चरित्र के विषय में ज़्यादा भारतीय जनता दल को नहीं करना है। इनके चरित्र के विषय में मैंने काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, और हमारी आवाम इनको अच्छी तरह से देख रही है। आवाम धीरे धीरे मन भी बना रही है कि इनको नस्ल में नाबूद करना है ईवीएम मशीन पर, बस यही है। तो ये राहुल गांधी के विषय में कुछ उसके सिपा सालार दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि राहुल गांधी जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो का अभियान छेड़ेंगे। अभी वो अभियान शुरू भी नहीं हुआ, तब तक ये राहुल जो है वो अपनी बहन और मम्मी के साथ फुर हो गया भारत के बाहर। कोई कह रहा था कि शायद इटली गया है। तो इस तरह से हमेशा से कोई आज पहली बार नहीं, हमेशा देशवासियों से झूठ बोलना, विश्वासघात करना और धोखा करना, ये जीएनपीसी यानी गांधी नेहरू परिवार चंदा चौकड़ी काकस का या कांग्रेस का हमेशा इसकी आदत और इतिहास रहा है, हमेशा झूठ बोलना। और जैसा कि बताया गया कि जितने शातिर किस्म के अपराधी होते हैं, उनके दो हथियार प्रमुख होते हैं, एक तो झूठ का हथियार, दूसरा अफवाह का हथियार। और वो देखते हैं कि उसके इस झूठ और अफवाह के हथियार के कितने शिकार होते हैं अपने समाज में। तो अभी कुछ जागरूकता तो आई है, लेकिन अभी कुछ आना बाकी है। लेकिन उस संबंध में खास करके ये जीएनपीसी वालों, कांग्रेसियों के, और इस प्रकार वो समाजवादियों के और टीएमसी वालों के झूठ और अफवाह का शिकार, या कह लीजिए कि देश विरोधी ताकतों के झूठ और अफवाह का शिकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो तबका है, ये सबसे पहले
और सबसे अधिक शिकार होता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। भारतीय जनता दल हालांकि इस दिशा में अभी इसी YouTube के पैगाम के माध्यम से कोशिश कर रहा है, लेकिन विशेष अनुरोध है कि ये इन कांग्रेसियों के, इन GNPC वालों के, मतलब इन GNPC वालों के, सपाइयों के, बसपाइयों के, RJD वालों के, TMC वालों के, NCP वालों के झूठ और अफवाह का शिकार बिल्कुल मत होइए, या दूसरे शब्दों में उनकी बात को सुन लीजिए, लेकिन उनकी बात को जरा भी तरजीह मत दीजिए, उसको अहमियत मत दीजिए। माने कि ये झूठ और अफवाह ही है, उसको तुरंत जो है उसको वो कूड़े दान में डाल दीजिए। यही जो है उनके झूठ और अफवाह से बचने का अभी फिलहाल एक कारगर उपाय है कि जैसा कि मैंने अभी बताया है कि GNPC, गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी काकस हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ये NCP हो, चाहे TMC हो, या RJD हो, सपा हो, बसपा हो, इनकी और इनके नेताओं की, खास करके ये राहुल गांधी जो बोलता है, सोनिया जो बोलती है, प्रियंका जो बोलती है, और इनके भी जो ये दिग्विजय और इत्यादि लोग जो बोलते हैं, और उधर जो अखिलेश बोलते हैं, और भी उनके नेता और प्रवक्ता जो बोलते हैं, और मायावती के भी और भी सिपह सालार होंगे, ममता बनर्जी और उसके सिपह सालार होंगे, और RJD का जो है वो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, NCP का शरद पवार इत्यादि जो है, उद्धव ठाकरे है शिवसेना का, इनकी बातों को सुन लीजिए, लेकिन जरा भी गौर मत करिए, इसको अहमियत मत दीजिए, इसको महत्व मत दीजिए, कूड़ेदान में डाल दीजिए। तो उनके झूठ और अफवाह से बचने का अभी फिलहाल एक कारगर उपाय है। और जब आप सभी लोग शिकार हो जाते हैं तो यानी कई दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। तो इसलिए ये कई बार बताया गया है कि इनकी बातों पर जरा भी ध्यान न देते हुए, चूँकि झूठ और अफवाही होता है, इसको कूड़ेदान में हम डाल देंगे, और उसी लायक होते भी हैं, उसी लायक ही होती है सब। आजकल पूरे मीडिया में हमारे भारतीय जनमानस को उलझाने के लिए प्रकरण चला रहे हैं केजरीवाल के शराब के ठेका, और उस ठेके में भ्रष्टाचार, और केजरीवाल जो है क्या झूठ बोलता है, ये झूठ बोलता है, वो झूठ बोलता है। ये तो बात पूरे मुल्क को मालूम है कि केजरीवाल झूठ ही बोलता है, ना, वो झूठ ही बोलता है। और उस झूठ को ढकने के लिए जनता की जो गाढ़ी कमाई है वो विज्ञापनों में खर्च कर रहा है। लोग बताते हैं कि जो शीला दीक्षित के ज़माने में विज्ञापन पर जितना खर्च हो रहा था उसका 4 से 37.2 गुना, या 43 से 72% जो है ये खर्च कर रहा है केजरीवाल वो विज्ञापनों में, सिर्फ अपने झूठ को ढकने के लिए। तो वो झूठ ही बोलता है, और उसने एक झूठ और बोला। वैसे सब ये दिखा रहे हैं कि ये बीजेपी डर गई है और केजरीवाल जो है मोदी जी का मुकाबला कर रहे हैं, और इसीलिए वो ईडी और इसलिए सीबीआई वगैरह का प्रयोग कर रही है। और आगे बढ़ के बोले कि कोई बीजेपी वाला उनको ऑफर दिया था कि बीजेपी में मिल जाओ, आम आदमी पार्टी को तोड़ दो तो तुम मुख्यमंत्री बन जाओगे, जो है वो महाराष्ट्र की तर्ज पर। तो जब यह हुआ कि भाई वो वीडियो दिखाओ, तो चूंकि वो वीडियो सब खुद बनवाए थे, मैंने जैसे होता है वीडियो में कि एक बोलता है तो फिर दूसरा सुनता है, वो बोलता है फिर ये सुनता है। तो एक ही आदमी जो है की आवाज़ थी, वो सिर्फ खांस करके दिखा रहा था कि भाई कि ये बोलने की ये अदला बदली है। तो जब उसकी असलियत वो आ गई
और फिर इसके बाद उसी के जो सहयोगी हैं, आम आदमी पार्टी में पहले कभी रहे थे या ये जो वर्तमान में भी इसकी असलियत की जो है पोल खोलने लगे कि ये झूठ बोल रहा है। सिसोदिया बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और उनकी बातों को क्या देखा जाए, जो आकंठ डूबा हुआ है, जो मनोज सिसोदिया या केजरीवाल भ्रष्टाचार में जो पूरे आकंठ डूबा हुआ है, वो कह रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं। तो ऐसे को क्या बोलेंगे वो? मैंने अब तो डकैत भी, इसी का डकैत भी बोलेंगे गांव वालों को। मैंने जो डकैत गांव वालों पर डकैती डालते हो, बोलें कि भाई नहीं भाई, हम डकैत नहीं हैं, हम तो बहुत सदाचारी हैं, आपके हितैषी हैं। जब मनीष सिसोदिया जैसे लोग वो भ्रष्टाचार में डूबे हुए, केजरीवाल जैसे भ्रष्टाचार में डूबे हुए बोलने लगे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो डकैत भी बोलना शुरू कर देंगे भाई हम आपके ऊपर डाका नहीं डालते हैं, हम आपके ऊपर डकैती नहीं डालते हैं, हम तो सदाचारी हैं। वो अमानुषिक व्यवहार करने वाले, रेप करने वाले, ये बलात्कार करने वाले भी बोले कि भाई कि हम बलात्कारी नहीं हैं, हम रेप नहीं करते हैं, हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे वो बोलना चालू कर देंगे या कुछ कर भी रहे हैं। तो इस तरह का प्रचलन चल पड़ा है। तो इस तरह के प्रचलन से भी हमारे आदरणीय अवाम को बचना है। बड़े खतरे हैं, जान लीजिए। ये जो पैदा हो गए हैं केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, लेकिन इन खतरों को कौन पाल रहा है? पालने वाले मोदी जी हैं, जो कि इनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। और इनको सत्ता में कौन भेज रहा है? हम आप। तो असली जिम्मेदारी या कल्पेबिलिटी, अपराध जो है हमसे हो रहा है। यही चीज़ जो है भारतीय जनता दल बराबर सिखा रहा है कि इलाज न तो मोदी, परमानेंट इलाज न तो मोदी जी के पास है, न तो न्यायपालिका के पास है, न तो चुनाव आयोग के पास है। इनका परमानेंट इलाज, असली और मुस्तकिल इलाज इंतजाम जो है आपके पास है, जो आपके हाथ में वो अमोघ असर जो है मताधिकार का, राइट टू वोट का, फ्रेंचाइज का, वो असली इलाज है। लेकिन उसका सही प्रयोग करने की क्षमता तो विकसित करिए। वो भावना तो लाइए कि ये केजरीवाल जो है वो लॉलीपॉप, मुफ्त बिजली, पानी के झांसे में मत आइए। और उस अमोघ असर मताधिकार के की अहमियत को समझिए कि यह है किस लिए। ये जो है मैंने देश विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतों का इंतजाम करने के लिए और अपनी इच्छा अनुकूल वो माने अपने प्रतिनिधि या अपने सरकार को चुनने के लिए है। तो उस तरह का विचार मतलब पात्र लोगों को ही चुनना या पात्र लोगों को ही वो सरकार में भेजना, इसके लिए है आपका वो अमोघ असर मताधिकार। तो इसकी अहमियत को समझिए। और वो तभी संभव होगा जब आप जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, प्रलोभन, पैसे रुपए इत्यादि का या मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, इससे ऊपर उठ करके आप विचार करेंगे। तब जाकर के ये सब जो है यानी समाज विरोधी ताकतों का इलाज होगा। देखिए, भगत सिंह ने इनको काले अंग्रेज का नाम दिया। अब देखने में आ रहा है कि ये भी यदा कदा कभी कभी काले अंग्रेज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक बार वो संजय सिंह बोलाता है काले अंग्रेज, जबकि काले अंग्रेज का सबसे घिनौना जो चरित्र है वो संजय सिंह में खुद और संजय सिंह की जो आम आदमी पार्टी उसमें है, वो खुद उसकी पार्टी सबसे घिनौना काला अंग्रेज है। लेकिन वो कह रहा था। तो इससे से कहने वाले तो पता हो गया ना कि जो डकैती डालने वाला क्या बोलेगा कि हम वो सदाचारी हैं,
बलात्कार करने वाला कहेगा कि नहीं हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं। देश को तोड़ने वाला जिस पार्टी ने या जिसके नेहरू ने देश को बांटा, उसका राहुल जो है वो देश जोड़ने की बात करेगा। तो इस तरह से हमारे आदरणीय भारतीय भाई देख लें कि किस तरह का उनका चरित्र है, किस तरह का उनका करतूत है, किस तरह के उनके कारनामे हैं और किस तरह से बोलते हैं। कांग्रेस के इस चरित्र को कि वो इस देश की सबसे घटिया किस्म की जातिवादी भी है, घटिया किस्म की सांप्रदायिक भी है और भी बुराइयों से वो इस देश की बड़ी घटिया किस्म की डकैत भी है, लूटने वाली भी है, सारी संस्थाओं को बंधक वो बनाने वाली भी है और अपने अवाम को नारकीय जीवन देने वाली भी है और उससे भी बढ़कर ये देश के गद्दार भी और दुश्मन भी है। तो लेकिन उसके इस चरित्र को प्रोत्साहन देने वाले ये बीजेपी वाले हैं, उसके इस चरित्र को प्रोत्साहन देने वाले ये बीजेपी वाले हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, ये बीजेपी को भी मालूम है। अब बीजेपी के मुखिया जो है ये मोदी महोदय 2014 के चुनाव में बराबर बोल चुके हैं कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी है। उन्होंने लूट को समझाया भी कि यदि भोपाल में बोल रहे थे कि यदि भोपाल में एक लिख करके इनके कितना पैसा लूट करके काला धन जमा किया विदेशी बैंकों में, तो एक आगे सुन लिखा जाए तो सुन वो लिखते लिखते बढ़ते बढ़ते वो दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये भोपाल में बोला था, ये बोल चुके हैं। लेकिन वही बोफोर्स के मामले में जब वो राहुल गांधी बोलने लगा कि भाई कि ये चौकीदार चोर है, एक शब्द नहीं निकला मोदी का, बीजेपी वालों का कि अरे भाई चोर डकैत तो तुम हो, तुमको क्या अधिकार तुमको कैसे अधिकार बोलने का ही मिल गया कि तुम दूसरे को चोर कर रहे हो। एक शब्द इन सबों ने नहीं बोला, बल्कि उल्टे बोला कि हाँ हम चोर हैं और काफी लोग जो है वो चौकीदार है, तो हम भी चौकीदार करके उन्होंने इस चीज को ढका। लेकिन उस कांग्रेस को बेनकाब नहीं किया कि भाई डकैत तो चोर तो तुम हो, हम नहीं है। इस कदर से उनके आरोपों को झेलना, अपने को झेलना, मैं समझता हूँ कि दुनिया में कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी। अरे आरएसएस को देख लीजिए, इतनी गाली देता है राहुल गांधी इस आरएसएस को कि देश को तोड़ने वाली है, सांप्रदायिक है, फलाने ठिकाने, जबकि जितना आरोप लगाता है उस आरोप का असली अपराधी जो राहुल गांधी ही है, वो जीएनपीसी ही है। लेकिन वो उल्टा आरोप लगाती है आरएसएस के ऊपर। आरएसएस बड़े आराम से उन आरोपों को स्वीकारती है। इसलिए स्वीकारती है कि उसका असली इंटेंशन है इस राहुल गांधी को, कांग्रेस को बचाना, रक्षा करना। अपने ऊपर आरोप झेल करके भी इस राहुल गांधी को बचाना, जीएनपीसी को बचाना, ये काम है आरएसएस का। आरएसएस के विषय में कुछ लोग कह रहे थे कि ये आरएसएस के विषय में, अरे भाई जो इस देश के लिए घातक हो, जो नेहरू जैसे गद्दार की रक्षा करता हो, वह कभी देश का हो सकता है। और उस नेहरू से ये आरएसएस वाले सर्टिफिकेट लेते हैं और कहते रहते हैं कि नेहरू ने बुलाया था आरएसएस वालों को 26 जनवरी के दिन। नेहरू से सर्टिफिकेट लेते हैं देशभक्ति का। जो नेहरू इस देश का सबसे घातक, सबसे बड़ा गद्दार है, उससे सर्टिफिकेट लेते हैं ये आरएसएस वाले, और छाती पर लगाकर सबको दिखाते रहते हैं। और भारतीय जनता दल के ऊपर इस तरह से आक्षेप लगाते हैं कि भारतीय जनता दल आरएसएस के खिलाफ क्यों बोलता है। जो नेहरू की रक्षा करे, नेहरू से देशभक्ति का सर्टिफिकेट ले और फिर भी कहे कि हम तो सांस्कृतिक और देशभक्ति का संगठन है, इसको कौन बर्दाश्त करेगा, बताइए ना।
और खास करके जो नेहरू का जो चरित्र है, जो गद्दारी का, बीजेपी वाले बचाते हैं, वो तो खैर इनका चरित्र है। सपा वाले जो है एक बार नाम नहीं लेते हैं कि इस देश के सबसे बड़े गद्दार भी, सबसे बड़ी डकैत है ये एनपीसी, एक बार नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ वो पीछे पड़े रहते हैं बीजेपी की। वही हाल बीएसपी का है, वही हाल टीएमसी का, वही हाल एनसीपी और इसका। तो अकेले बीजेपी वो जिम्मेदार नहीं है, अकेले बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। और जैसा मैंने बताया था, हिंदू सनातन आस्था में अब आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके में आप चले जाइए, उनकी मानसिकता हमेशा जो है जो हम नहीं कहते कि सभी लोग ऐसा नहीं करते, लेकिन जो कट्टरवादी तत्वों ने उनके दिमाग में ठूसने की, भरने की जो कोशिश की है, उसका जो थोड़ा बहुत असर है, उस असर का लबे-लुबाब है कि इस देश की समस्याओं के लिए सिर्फ मुसलमान ही वो जिम्मेदार है। कितना भी आप बात बोल जाइए नेहरू के खिलाफ, गांधी के खिलाफ, इंदिरा के खिलाफ, राजीव के खिलाफ, वो गंभीर नहीं होंगे। सिर्फ किसी न किसी बहाने जो है वो मुसलमान को चिपका देंगे। तो ये तबका भी कुल मिलाकर के जो है नेहरू को बचाता है, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन। वही हाल जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में है। वो सबको छोड़ देंगे, वो एक ही मानसिकता काम करती है, सिर्फ आरएसएस बीजेपी, बस आरएसएस बीजेपी के विरोध में इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का अधिकतर तबका जो है पूरा दिमाग ही खाली कर दिया है। उसकी नज़र में न तो नेहरू खतरनाक है, न तो गांधी खतरनाक है, न तो जीएनपीसी खतरनाक है, न तो कांग्रेस खतरनाक है, न तो समाजवादी पार्टी खतरनाक है, न तो बहुजन समाज पार्टी खतरनाक है, न तो टीएमसी खतरनाक है, तो न एनसीपी खतरनाक है, न तो और भी पार्टी खतरनाक, सिर्फ आरएसएस बीजेपी। तो सारे खतरों को ढकते हुए बाइयां लाल मुख्य रूप से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में ये तबका में इस तरह की मानसिकता काम करती है। अभी कुछ सुधार आया, हम नहीं कहते हैं, लेकिन अभी बहुत बड़ी जड़ता अभी पड़ी। तो ये दोनों से देखा, चारी ओर से देश के दुश्मनों को बचाने का एक कुचक्र चल रहा है। भारतीय जनता दल को यही दिक्कत हो रही है कि इस मानसिकता के चलते जो देश का असली दुश्मन है उसकी पहचान तो हो। जरा कल्पना करिए कि भाई कि यदि इसकी ये बीजेपी यदि इसको गद्दार के रूप में माने इसको राहुल गांधी को यदि बेनकाब करती तो पूरे देश के लोग जानते हैं ना भाई कि ये देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश के लोग इतने संवेदनहीन नहीं है कि जहाँ देश की बात है तो इस राहुल गांधी को पहचाने नहीं। कई मैंने सोशल मीडिया पर देखा गया कि एक आदिवासी महिला कह रहा है कि मैं जो है वो राहुल गांधी से शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यदि उसको ये बताया क्या होता कि राहुल गांधी इस देश का गद्दार है, तो कभी भी कोई भी महिला किसी गद्दार के साथ शादी करने के लिए वो बात नहीं करती। और बीजेपी वाले कितने शातिर हैं, ये सर्जिकल स्ट्राइक पर तमगा लूटेंगे, बालाकोट स्ट्राइक पर तमगा लूटेंगे, और डोकलाम पर अपना तमगा लूटेंगे, लद्दाख पर, गलवान पर भी तमगा लूटेंगे। इन सारे वाकयात में इस राहुल गांधी की क्या गद्दारी है, इसको ये निकल जाएंगे। डोकलाम के मुद्दे पर क्या गद्दारी किया राहुल गांधी ने दुश्मन चीन के राजदूत से उस दौरान जिसमें दोनों सेनाएं आपस आमने सामने डटी हुई थी। 70-72 दिन किसी भी वक्त युद्ध हो सकता था। उसमें दुश्मन चीन के राजदूत से ये राहुल गांधी चोरी छुपे रात के अंधेरे में मिलता है।
तब भी ये बीजेपी वाले इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते। तो यही मतलब कि यही इनकी साजिश को पहचानिए। राहुल गांधी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करता है, उस समझौते के गवाही के रूप में जो है गद्दार सोनिया गांधी का भी नाम है। आज तक ये बीजेपी वाले, मोदी सरकार उस समझौते की जांच नहीं कराई कि आखिर उस समझौते में है क्या। तो उसको बचाने के लिए किस हद तक ये गिर जाएंगे, किस हद तक देश के खिलाफ गद्दारी करेंगे बीजेपी वाले, इसकी इम्तिहान है। मोदी महोदय को प्रधानमंत्री बने हुए करीब 8.5 साल हो गए। उन्हीं के जो संस्थापक नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इस जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए जम्मू कश्मीर की जेलों में मरवाया था। बिल्कुल ये स्पष्ट बात है, सब कहते भी रहते हैं, बीजेपी वाले कहते भी रहते हैं कि किसी नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के जरिए और मीठा जहर दे करके जम्मू कश्मीर की जेलों में मरवाया था। लेकिन बीजेपी वाले जांच नहीं करवाएंगे। क्यों? उनका असली मंसूबा है इस जेएनपीसी को बचाना, जेएनपीसी और उसके नेहरू को बचाना। इन्हीं का ये कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इज्जत सभी लोग करते थे, यानी बीजेपी से बाहर इतने कद्दावर नेता और इतने बड़े देशभक्त की इंदिरा गांधी जो है बड़े साजिशन इनकी हत्या करवाती है और इनके शव को बड़े अपमानजनक ढंग से मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाती है। इसकी जांच की मांग उसमें बीजेपी तो नहीं थी, जनसंघ थी। जनसंघ की मांग, जनसंघ के लोगों में खासकर यही अटल बिहारी वाजपेयी, इसकी गिग्गी बंद हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी की गिग्गी बंद हो गई कि वो मांग तो कर सके कि उसके इतने बड़े नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या की जांच तो हो। बोला नहीं, सिर्फ इसलिए कि इंदिरा गांधी जो बेनकाब ना। तो किस कदर ये बीजेपी वाले देश के खिलाफ और किस हद तक गिर जाते हैं सिर्फ इस जेएनपीसी को बचाने के लिए। और सिर्फ बीजेपी नहीं, या आरएसएस के विषय में तो भारतीय जनता दल ने बार बार बताया है कि यह आरएसएस जो है जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार झंडा चौकड़ी का, ये बिल्ली का पंजा है। बिल्ली का पंजा एक कैट्सपा एक अंग्रेजी का मुहावरा है, फ्रेज है। उसका मतलब ये होता है कि बिल्ली का पंजा, जो बिल्ली का पंजा मान लीजिए आरएसएस बिल्ली का पंजा है जेएनपीसी का, तो आरएसएस जेएनपीसी के लिए वो काम करेगा जो कि आरएसएस के अलावा और किसी के बूते का हो ही ना। वाकई में हिंदू राष्ट्र की बात करना सिर्फ जेएनपीसी को सत्ता में बिठाने के लिए साजिश है इसकी, आरएसएस की। आरएसएस को भी मालूम है कि हमारा देश जो है भारत गणराज्य है। आरएसएस के लोग भी जो है, ये लोगों को भी पासपोर्ट मिलता होगा, उस पर पासपोर्ट पर लिखा रहता है भारत गणराज्य। सबको मालूम है, उसको भी मालूम, बड़ी साधारण बात। लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके झूठ बोलता है आरएसएस कि हिंदू राष्ट्र है, और एक खोखला तर्क देता है कि हम इसलिए तो हिंदू राष्ट्र कहते हैं कि हम सबको हिंदू मानते हैं, जितने भारत में लोग हैं। अरे बेवकूफ, तुम्हारे हिंदू मानने से क्या होगा? तुम्हारी तरह यानी और भी पागल बैठे हैं, वो ये बोलना शुरू कर देंगे कि हम पूरे देश के लोगों को हम मुसलमान मानते हैं। तब और भी पागल बैठे हैं कि भाई हम पूरे देश के लोगों को हम ईसाई मानते हैं। बोलो, तो वो ये जब बोला कि हिंदू राष्ट्र है,
तो जैसा मैंने बताया ना कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की परमानेंट और सबसे खतरनाक ये कमजोरी है कि वो झूठ और अफवाह का सबसे पहले शिकार हो जाते हैं। तो जब हिंदू राष्ट्र है तो ये आरएसएस या मोहन भागवत जैसा आदमी कोई सड़क छाप तो है नहीं, एक नामी गिरामी संगठन का मुखिया है। तो एक भ्रम और दहशत के जो सबसे बड़े शिकार हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, भ्रम और दहशत फैल गई कि भाई ये हिंदू राष्ट्र की पता नहीं क्या है। तो फिर तो वहाँ भी इस तरह से समाज विरोधी तत्व बैठे हुए हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के बीच में, ये इसको भुनाने के लिए इस्लाम खतरे में है। ये बोलेगा कि हिंदू राष्ट्र है तब तक बोल देंगे इस्लाम खतरे में है। तो एक तरह का जो है एक हिस्टीरिया और मैनिया चल पड़ती है कि ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मेरे इस्लाम का क्या होगा, फलाने ठिकाने। तब इसी बीच में कूदती है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंद्र चौकड़ी, कि हाँ भाई ये हिंदू राष्ट्र है कि नहीं है, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र बना देंगे, हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसलिए मेरी झोली में आओ, मेरी झोली में गिरो, वोट बैंक बनो और हमको सत्ता में बिठाओ। तो बताइए, इस आरएसएस से बढ़ करके इस जेएनपीसी के लिए सत्ता में बिठाने वाला, इस आरएसएस से बढ़ करके बिल्ली का पंजा कौन होगा? तो ये उनके लिए कहा जा रहा है जो कहते हैं कि भाई कि आप आरएसएस के पीछे क्यों पड़े हैं। इतनी बड़ी अभिशाप जो है जेएनपीसी, इसके विषय में एक कोई मौलवी साहब थे, शायद मौलवी वजाहत कासमी, उन्होंने कांग्रेसियों की बड़ी खुशी हुई, बहुत खुशी उनकी बात सुना। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस ने लाखों दंगे करवाए हैं, हमको पहले ऐसे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से मिले। और मौलवी जो है वजाहत कासमी, उन्होंने कांग्रेसियों के मुंह पर कहा कि इस कांग्रेस ने लाखों दंगे करवाए हैं। मैं समझता हूं कि जितने भी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन कम से कम इस जेएनपीसी कांग्रेस को ठीक से पहचान लें कि इस देश में लाखों दंगे करवाने वाला, और सबसे बड़ी बात कि उसी का नेता सलमान खुर्शीद कहता है कि कांग्रेस के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। ये भी सच्चाई है। तो ये भी सच्चाई तो बोल देता है वो सलमान खुर्शीद, उन्हीं की पार्टी का एक कद्दावर नेता, उसी जेएनपीसी के पार्टी का एक कद्दावर नेता हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के विषय में ये बोला है कि यदि ये मुसलमान गटर में रहते हैं तो गटर में ही पड़े रहे हैं, गटर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी कांग्रेस की नहीं है। इस तरह की एक यानी घटिया और घिनौनी सोच जो है वो कांग्रेस में चलती है, और वो दम भरती है कि वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का हितैषी है। मैं समझता हूँ कि इस सच्चाई को हर एक इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, जो हमारा भारतीय भाई बहन है, ठीक से दिमाग में बिठा ले कि यही भावना है इन जेएनपीसी वालों का आपके प्रति। इस सच्चाई को समझिए। और जो अभी भी कुछ बताते हैं कि अभी भी कुछ बचे हुए मुल्ले कटमुल्ले मौलवी हैं, तो उनको भी समझा दीजिए, अभी भी कुछ है। और इसी जेएनपीसी ने एक वो सच्चर कमेटी, मैंने वो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में, वो जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उन्हीं की अध्यक्षता में यह समिति बनी थी। उसने तो बिल्कुल साफ दिया है कि कांग्रेस के शासनकाल में ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जिनके वोट से ये सत्ता नसी हुई, और जिसके हितैषी का बहुत दम बढ़ती है ये जेएनपीसी कांग्रेस जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति, असलियत वास्तविकता उसकी यह है, हकीकत उसकी यह है
कि उसके शासन के दौरान हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन सच्चर कमेटी के अनुसार सबसे गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक अशिक्षित, कहीं कहीं तो उनकी जो माली हालत या दुर्दशा वो हमारे अनुसूचित जात कहे जाने वाले हमारे पिछड़े भारतीय भाई बहनों से भी बदतर है। ये सच्चाई है। वो जो है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की उस जीएनपीसी के द्वारा, जिसने हमारे उसी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट से 65 साल तक जो है सत्ता का भोग किया। तो इतनी ये माने क्या कहते हैं कि एहसान फरामोश कर लीजिए या गद्दार कर लीजिए है ये जीएनपीसी, जिससे वोट लिया उसको इस दशा में रखा। तो ये जागरूकता हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों में होनी चाहिए और यही निवेदन करा कि आप पूरे इसके जीएनपीसी के जाल से निकल लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, सिर्फ जीएनपीसी के ही जाल से नहीं निकलना है। ये सब जो है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे ये समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाजवाद पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस टीएमसी हो, ममता बनर्जी, ये सब उसी के अभिजात हैं। ये उसी के ब्रांचेस हैं, उन्हीं की शाखाएं हैं, डालियों पत्तियां हैं। तो वहाँ से निकल कर के यदि कांग्रेस से निकल कर के इन डाली पत्तियों में आप घुस गए तो कोई फायदा नहीं। सबका नाश करना है एक ही साथ। तो इसको याद रख। तो इस कांग्रेस को बचाने का वही वाजपेयी जब 1984 में जब इंदिरा गांधी मरी थी, तो ये कांग्रेसी या जीएनपीसी वाले बड़े दुविधा में थे, आशोपेश में थे, क्योंकि वरीयता बनती थी प्रणब मुखर्जी के। और प्रणब मुखर्जी का दर्द, अब तो खैर वो उनकी मृत्यु हो गई, जब भी उनका वक्तव्य इस समझ में आता था तो उनका दर्द छलकता था कि कैसे उनको दरकिनार किया गया। और उनको दरकिनार करने वाले यही अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनको प्रधानमंत्री बनने की पूरी संभावना थी, वरीयता उन्हीं की थी। उनको धक्का देने वाले यही अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उस समय के जो कांग्रेस वाले जेएनपीसी वाले थे, तो बड़े दुविधा में थे कि क्या किया जाए। तुरंत जाकर के उनको कानों में सेक दिया, पट्टी बढ़ा दिया ये अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेसियों के, भाई देखते क्या हो, बना दो राजीव गांधी को। तो राजीव गांधी तो वास्तव में राजनीति में आता, राजनीति में आना भी नहीं चाहता था, खास करके उसके माँ की देखा उसने। तो वो तो शायद कमर्शियल पायलट था। वो राजीव गांधी ये एक पंचायत का चुनाव नहीं लड़ा था, उसको सीधे ये प्रधानमंत्री बनाने के लिए यही अटल बिहारी वाजपेयी कांग्रेसियों को उकसाया। और प्रणब मुखर्जी जिनकी वरीयता थी प्रधानमंत्री बनने की, उनको धक्का दे दिया, पीछे उनको साइडलाइन करवा दिया। तो ये अटल बिहारी वाजपेयी, ये बताया जा रहा किस तरह से बीजेपी वालों का जो विरोध है जो है कांग्रेसियों के प्रति जो है, सिर्फ दिखावा, नूरा कुश्ती, शैडो बॉक्सिंग है। और उसको हमेशा जो है हमेशा बचाने का। और सबसे खतरनाक चेहरा कि वो देश के गद्दार हैं जेएनपीसी वाले। बीजेपी हमेशा ये उसकी साजिश चले कि भाई हमारा देश उसको गद्दार ना समझे, ये साजिश उसकी चल रही है। और हर मोड़ पे 1984 में ही जो है, जो उसको 412 सीटें मिली थी, तो हुआ ये था कि उसने बहुत सांप्रदायिक भाषण भी दिया था। इसने हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ उसने इतना ही नहीं बोला था उसने माने इंदिरा गांधी की मृत्यु पर जो दंगे भड़के थे हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और जो है 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का जो
सरेआम कत्ल हुआ, जिसके पीछे ये जेएनपीसी के गुंडे, वो सज्जन कुमार, हरकिशन लाल भगत, जगदीश टाइटलर और कमलनाथ इत्यादि थे। कमलनाथ को मुख्यमंत्री से उन्होंने बना दिया। जो हमारे सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहनों की जो कत्ली था, उसको जेएनपीसी वालों ने वो मुख्यमंत्री तक बना दिया, वो मध्य प्रदेश का। इतने सब नीच किस्म के हैं, क्या बताया जाए। लेकिन यदि इतना ही कहा जाए, खुद हमारे सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहनों वो कांग्रेस की सरकार बनाई, बताइए क्या बताया। उसके तमाम प्रवक्ता आते रहते हैं, वो चरण सिंह साफरा वगैरह जो है। तो ये सारे बड़े बड़े सवाल हैं कि हमारे सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहन जिसको जेएनपीसी वालों ने मरवाया, और हम क्या बताएं, उसको जो है ये फिर इन्हीं जेएनपीसी वालों ने हमारे सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहनों के दिमाग में ये भर दिया कि हमने आपको नहीं मारा, वो आरएसएस वालों ने मारा। और आरएसएस वालों ने स्वीकार भी कर लिया कि यह जो हत्या हुई है 6000 हमारे सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहनों की, वह जेएनपीसी ने नहीं मारा, हमने मारा। और इसीलिए इसी भ्रम में बताइए, एक ओर हमारे 6000 सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहन की हत्या होती है, दूसरी ओर हत्या कराने वाला को हमारा ये मुल्क जो है आज़ाद भारत में सबसे अधिक वो एमपी दे करके सरकार बनवाता है। जरा इस दृश्य जो है बने, वो आपके दिमाग को फाड़ देगा, आपके हृदय को फाड़ देगा कि एक और ये जेएनपीसी वाले अपने गुंडों से हमारे 6000 सिख हत्या वाले भारतीय भाई बहनों का सरेआम कत्ल करवाते हैं। दूसरी ओर हमारी भारत की आवाम उसी घटना पर ये राजीव गांधी बोलता है कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये बोल करके निकल जाता है। और भी उसने सांप्रदायिक भाषण दिए थे, तो उसको दंड देने के बजाय कि जो भाई आखिर सिख हत्या वाले जो हैं अपने ही भारतीय भाई बहन, और उसके कत्ल करने वाले को जरूरत इस बात की थी कि उसको शून्य वोट मिले, दंड उसको मिले। दंड देने के बजाय हमारी आवाम ने आजाद भारत में सबसे अधिक एमपी 412 यानी 543 में से 412, बताइए ये कभी दिमाग में पचेगा। लेकिन उसके पीछे भी यही आरएसएस ने अपने अटल बिहारी वाजपेयी को हरवा दिया, सब हार गए, सिर्फ 2 ही एमपी थे बचे उनके। तो जो इसने सांप्रदायिक भाषण दिया था राजीव गांधी ने, तो बीजेपी में एक मंथन हुआ कि भाई यदि इसके सांप्रदायिक भाषण की कटिंग लेकर के यदि हाईकोर्ट या न्यायपालिका में को अप्रोच किया जाए तो काफ़ी, और राजीव गांधी का खुद चुनाव रद्द हो सकता है। इसी आधार पर तो रद्द हुआ नहीं यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट से वहाँ इंदिरा गांधी का चुनाव, तो उस आधार पर खुद जो है खुद राजीव गांधी का या कई और नेताओं का रद्द हो सकता है। और ये बीजेपी के आडवाणी और वाजपेयी राजीव गांधी के खिलाफ उसके सांप्रदायिक भाषण के आधार पर चुनाव रद्द करवाने की याचिका को इन सबों ने दरकिनार कर दिया, सिर्फ राजीव गांधी को बचाने के लिए। कुछ लोग जो है बीजेपी की बात न मानते हुए याचिका दायर किए थे और वो सफल हो गए, और कईयों के चुनाव जो है वो कैंसिल भी हुए। लेकिन बीजेपी वाले, आरएसएस वाले सिर्फ राजीव गांधी को बचाने के लिए जो है उस मुहिम को, उस प्रयास को निष्फल कर दिया, जिससे कि राजीव गांधी का चुनाव रद्द हो सकता था, क्योंकि उसने सांप्रदायिक बात बोली थी सार्वजनिक रूप से। तमाम ऐसे तथ्य हैं कि ये जो देश की दुश्मन जेएनपीसी है उसके तमाम जो है आपके ये नेहरू है, इंदिरा है, राजीव है,
इसको ये बीजेपी वाले हमेशा से बचाते रहे, अपने अपने नेताओं की भी बलि दे करके। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारे गए नेहरू के द्वारा, जांच नहीं करवाई। मोदी महोदय को जो है 8.5 साल से ऊपर हो गया है, नहीं करवाई, सिर्फ इसलिए कि नेहरू जो है बेनकाब ना हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच की मांग अब तक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे इंदिरा गांधी बेनकाब हो सकती है, मांग नहीं करेंगे। वो 6 साल तक ये खुद प्रधानमंत्री रहा, वाजपेयी 1998 से लेकर के 2004 तक। कोत्रोची मालूम था, वाजपेयी को मालूम था और सरकार को भी मालूम था, जब वो प्रधानमंत्री था अटल बिहारी वाजपेयी, कि दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना में वो कोत्रोची जो है बोफोर्स वाली लूट का वो मास्टरमाइंड है, किंग पिन है। उस कोत्रोची को ये अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में उसका प्रत्यार्पण या वो क्या कहते हैं, एक्स्ट्राडिशन नहीं करवाया, सिर्फ इसलिए कि राजीव गांधी बेनकाब न हो जाए। ये हालत है बीजेपी वालों की। जितनी घातक हैं ये कांग्रेस वाले, उससे बढ़ के घातक हैं बीजेपी वाले, इनको हमेशा बचाने वाले। जो अभी मैंने उदाहरण बताया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, उसने जो कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया, डोकलाम के मुद्दे पर रात के अंधेरे में दुश्मन चीन के राजदूत से मिला, सारे वाकया इन सबको मालूम है। लेकिन ये बीजेपी वाले, अब बीजेपी के सिवा साला जितने भी यानी वो यूट्यूबर हैं, वो वर्णन करेंगे इसका, राजीव गांधी का, नहीं राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, लेकिन देश के लिए कितने खतरनाक हैं इस पर सारे जो यूट्यूबर हैं, चाहे वो मनीष ठाकुर हो, चाहे वो मनीष कुमार हो, चाहे मनीष शुक्ला हो, चाहे डीके दुबे हो, चाहे हर्षवर्धन त्रिपाठी हो, कभी भी राहुल गांधी और पूरे परिवार को गद्दार तक नहीं करते। और वही नहीं, इसके और भी जो सिपा सालार हैं, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ वगैरह, वो अभी कभी भी राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहेंगे, नेहरू को गद्दार नहीं कहेंगे। उसकी नज़रों में, इस गद्दार, घोर गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ की नज़रों में मोरारजी देसाई वो गद्दार लगते हैं। इस बेवकूफ़ को ये मालूम नहीं कि मोरारजी देसाई वो अकेले प्रधानमंत्री थे जो ये सामाजिक दोष है, शराब का सेवन, इसके विरुद्ध उन्होंने शराबबंदी पूरे अपने प्रधानमंत्रित्व काल 27 महीने तक उन्होंने लागू किया था। इस बेवकूफ़ को मालूम नहीं। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों, सिर्फ हमारे घर से कुछ नहीं होगा, जागृति आप में आनी चाहिए। लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि इस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ का विरोध होना शुरू किया मेरठ से। सिर्फ मेरठ से ही काम नहीं चलेगा। सिर्फ मेरठ के लोगों ने इस पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन किया, काले झंडे दिखाए पूरे देश में। इस गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को काले झंडे दिखाइए, इसको रोकिए, इसके मंसूबों को निष्फल करिए। तो ये भी हमारे मोरारजी देसाई को गद्दार बोलता है, राहुल गांधी को गद्दार नहीं बोलता है ये गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। तो बीजेपी की गद्दारी जो है, अब बीजेपी अपने सिपा सालारों से, अपने जिस तरह के छोड़ रखे हैं, ये जो है समाज में नफरत फैलाने वाले इस तरह के एजेंट, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, यति नरसिम्हानंद सरस्वती जैसे, और उन्हीं की देखिए तौकीर रजा है, टी हसन है, सभी को रहमान वर्क है, और आपके असदुद्दीन ओवैसी हैं, उन्हीं की शर्त पर, और वामन मिश्रम है। भारतीय जनता दल ने वो विभिन्न तबकों से यह अनुरोध किया है, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहन वो हतोत्साहित करें पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और यति नरसिम्हानंद जैसे समाज में नफरत फैलाने वाले एजेंटों को, और उसी प्रकार हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन जो है
जो है वो सभी को रहमान वर्क टी.एस. हसन और तौकीर रजा को और असदुद्दीन ओवैसी को वो हतोत्साहित करें, तब जाकर के कुछ बात बनना शुरू होगी। सिर्फ मैं कहता रहूं और वो सब बोलते रहें, इससे बात बिल्कुल नहीं बनने वाली। जब इसका विरोध हो सकता है इसका पुष्पेंद्र कृष्ण का, तो असदुद्दीन ओवैसी का भी उसी प्रकार विरोध होना चाहिए। खास करके हमारे हैदराबाद में रहने वाले इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उसको वहीं पर जो है वो हतोत्साहित करें, उसको इसकी गतिविधियों को कुचलें, इसके मंसूबों को जो है वो फेल करें, इसकी आवश्यकता है। और इसके आगे आने वाले एपिसोड में चूंकि यह लंबा ना हो जाए तो थोड़ी सावधानी बरतनी है। ये भारतीय जनता दल के इन विचारों का, ये जो शक्तियां हैं, भारत विरोधी और विखंडनकारी ताकतें, या काले अंग्रेज भी कह लीजिए, भारतीय जनता दल के इन विचारों का कोई उनके पास नैतिक बल और नैतिक साहस नहीं है, और कोई तार्किक बात नहीं रह गई है। बस किस रूप में कहते हैं उसके नमूने जरा सुन लिए। कहते हैं कि कुछ लोग यूट्यूब पर बैठ गए हैं और हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, ये वो कुछ नए बातें लेकर चले आ रहे हैं। शायद वो अखिलेश साहब बोल रहा था, अखिलेश बोला था कि यूट्यूब पर कुछ नई बातें। अरे अखिलेश महोदय, भारतीयता कोई नई चीज़ नहीं है। तुम जो समाज को बांट रहे थे तो समझ रहे थे कि ये भारत की दुनिया वो तुम्हारे अनुसार है, ऐसा नहीं है। तुम कितना बड़ा अपराध कर रहे थे। एक तो जो समाजवाद का स्टिकर वो लगा करके समाज को जातिवाद के आधार पर बांट रहे थे, और जब तुमको सत्ता मिल जाती है तो एक्सट्रीम यानी चरम सीमा पर जो है गुंडागर्दी माफियाओं का आतंक पूरा तुम वो फैलाते हो, और स्टिकर वो तुम्हारा जो है वो समाजवाद का रहता है। यथार्थ ये है कि ये भारतीयता जो है वो जमाने से है। जब से संविधान बना है तो अखिलेश यादव महोदय जरा जान लीजिए महोदय कि ये भारतीयता कोई नई चीज़ नहीं है, पुरातन है। जब से संविधान जो है 26 जनवरी 1950 लागू होगा तभी से इसका, या उसके पहले से भी हो सकता है कि भारतीयता की बात तो हमारे अमर शहीदों ने भी जगाई है। तो उसको समझने के बजाय, उसका समाधान देने के बजाय आज भारतीय जनता दल उन्हीं की बातों को तो उठा रहा है, और उसको तुम कह रहे हो कि एक नई चीज़ लेके आए हैं। नई चीज़ नहीं है वो पुरानी। इसकी कीमत करना समझो, इसको महत्व देना समझो, और ये सबके लिए है। भारतीयता में के लिए कोई अखिलेश यादव जो है वो अपवाद नहीं है, वो खुद भारतीय हैं, लेकिन उनका आचरण भारतीयता के बिल्कुल विरुद्ध है। जैसे मोदी महोदय हैं, मोदी महोदय भी भारतीय हैं, लेकिन उनका आचरण भारतीयता के विरुद्ध है। वो न तो अपने को भारतीय मानते हैं, न तो आवाम को भारतीय मानते हैं। मुख्यमंत्री थे तब भी नहीं मानते थे। मुख्यमंत्री थे बराबर बोलते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है, कभी नहीं कहा। मतलब कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमको गुजरात में रहने वाले 5 करोड़ भारतीय भाई बहनों की चिंता है। बराबर बोलते थे कि हमको 5 करोड़ गुजरातियों की चिंता है। तो जो इस कदर का, जिसकी अवधारणा जो है वो भटकी हुई हो, न अपने को भारतीय मानता हो, न देशवासियों को भारतीय मानता हो, और वो प्रधानमंत्री बन गया। इसीलिए तो लगता ही नहीं कि उस देश का प्रधानमंत्री है। या विदेशों में टूर करता है, या भारत में रहेगा तो मंदिर में वो दिखाई पड़ता है, टीका लगाते हुए दिखाई पड़ता है, डुबकी लगाते हुए जो है गंगा में डुबकी दिखाई पड़ता है। इसी का प्रधानमंत्री है। और दूसरा, ये झूठ मूठ का पाखंडी और ढोंगी
वो सबका साथ सबका विश्वास। तो जनता का विश्वास, न तो जनता का आप पर विश्वास है, न जनता का आपके साथ है। चुनाव आप कैसे जीतते हैं उसके एक अलग आपकी सर्विस है। तो खैर ये तो कर्तव्य, लेकिन जो कर्तव्य है हमारे भारतीय भाई बहनों का, कि भारतीयता के महत्व को समझिए, भारतीयता के आधार पर एक होइए, भारतीय भाईचारा, भारतीय सद्भाव, भारतीय अखलाक मोहब्बत, और उसके आधार पर क्या कहने के आपसी विश्वास भरोसा, वो माहौल लाइए। ये आप लाते रहे, वो कुछ भी माहौल बनाते रहे, वो माहौल जो है, ये उनका मीडिया, राजनीतिक दलों का मीडिया, उनकी परिचर्चा का माहौल जो है, एक दिन जो है आपके माहौल के आगे ध्वस्त हो जाएगा। इसको याद रखिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।